क्लास 11th अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th से 11th में जाने पर डिफिकल्टी लेवल तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम क्लास 11th की बुक्स को देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें उसमें डिफिकल्ट दिखाई देती हैं। हमें कौन सी ऐसी रेफरेंस बुक है जो यूज करनी चाहिए जिससे क्लास 11th का रिजल्ट हमारा अच्छा हो जाए और क्लास 12th के लिए भी बेस हमारा तैयार हो जाए, ताकि क्लास 12th में हम बोर्ड एग्जाम में एकदम फोड़ दें। तो आज उन्हीं बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी हमारी आज की वीडियो होगी, इस वीडियो में सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप क्लास 11th में आए हो तो क्लास 11th का मैथ का सिलेबस क्या है, इस सिलेबस में कौन से चैप्टर मुश्किल है और कौन से चैप्टर आसान है, बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो बनाई है। अब बात करेंगे बुक्स की, और सिर्फ मैथ की बुक नहीं होंगी, यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अपनी क्लास 11th की जर्नी का। जो जो बुक्स मैंने फॉलो करी थी और अच्छे मार्क्स में लेकर आया था, वही बुक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास क्लास 11th की बेस्ट बुक कौन सी होंगी? आपके दिमाग में आएगा कि एनसीईआरटी है ना। क्लास 10 से हमें एक बात समझ ली थी कि एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है क्योंकि मेजर क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर से आए थे। तो एनसीईआरटी के बारे में एक बात कही जाती है, एनसीईआरटी इज मस्ट बट नॉट सफिशिएंट। तो क्लास 11th में भी सेम यही बात आ जाती है, एनसीईआरटी यहां पर भी सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी कुछ ऐसी है जैसे केमिस्ट्री सफिशिएंट है, लेकिन अगर केमिस्ट्री को पढ़ने जाओगे ना, अगर एनसीईआरटी को देखते हो तो वो बहुत उलझे हुए कॉन्सेप्ट आपको लगेंगे, या फिर फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशंस आती हैं, वो नहीं गिवन होंगी आपको फिजिक्स की बुक में। तो बहुत सिंपल वे में कैसे निकाल के चले, जो भी हमारी क्लास 11th है उसके लिए बेस्ट रेफरेंस बुक्स कौन सी होंगी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स कौन कौन सी होती हैं हमारी। तो अगर आपने पीसीएम सेलेक्ट किया है तो ये आपकी दो फिजिक्स की बुक होंगी, दो केमिस्ट्री की बुक होंगी, एक आपकी मैथमेटिक्स की बुक होगी। सिंपल है। अगर आपने पीसीबी सेलेक्ट किया है तो वही दो फिजिक्स की बुक रहेंगी, दो केमिस्ट्री की बुक रहेंगी और एक बायोलॉजी की बुक रहेगी। जो मुझे मैंने बायो पढ़ी नहीं थी, लेकिन मैंने बायो की किताब बाद में, जब अपना स्कूल कवर कर लिया था उसके बाद में मैंने बायो की बुक पढ़ी है। जो बायो की बुक है ना, वो सबसे बेस्ट है क्लास 11th में। अगर इसकी रेफरेंस बुक ना भी लोगे तो भी चलेगा। डिटेल में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, बड़े अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें दी गई है। फंसता कहां पर है कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो पीसीएम सेलेक्ट करता है चाहे वो पीसीबी सेलेक्ट करता है, फंसता है वो फिजिक्स को लेकर। क्योंकि फिजिक्स की जो ये बुक है ना, इसमें आपको बहुत सारी डेरिवेशन आती है एग्जाम में, जो इस बुक के अंदर नहीं मिलेंगी। बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लेंदी न्यूमेरिकल्स आते हैं जो इस बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हमें एक रेफरेंस बुक बहुत नेसेसरी हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आप फिजिक्स की बुक को पढ़ोगे तो इसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे वे में हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड चीजें नहीं दी गई हैं। देखो, ये पर्सनल ओपिनियन है मेरी, आपकी ओपिनियन कोई अलग भी हो सकती है। जब मैं क्लास 11th में था ना, तो अगर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है तो बहुत दिक्कत आती थी फिजिक्स को लेकर। अब टीचर भी अच्छे नहीं होते थे, मेरे आसपास कोई ट्यूशन भी नहीं होता था। 2011 की बात कर रहा हूं मैं। 2011 में मुझे बड़ी दिक्कत आई थी फिजिक्स को और केमिस्ट्री को करने में, क्योंकि सही तरह से इसमें चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई थी। अब क्या किया जाए कि हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और जो भी मैथमेटिक्स है, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए और आसानी से जो भी इनके अंदर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो हम समझ पाए। सबसे पहली बात, ये मत सोचना कि रेफरेंस बुक हमने ले ली है तो हम एनसीईआरटी को छोड़ देंगे। मैंने फिर से बताया, एनसीईआरटी इज मस्ट बट नॉट सफिशिएंट। एनसीईआरटी तो तुमको करनी ही है। सबसे पहले बात करेंगे एनसीईआरटी में मैथमेटिक्स की। भैया, मैथमेटिक्स टॉप सब्जेक्ट हमारा होता है, इससे डिफिकल्ट आपको फिजिक्स लगेगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए ये एनसीईआरटी की बुक है। टोटल नंबर ऑफ 14 चैप्टर्स इसके अंदर दिए गए हैं। मैथमेटिक्स में अगर हमें कोई बुक फॉलो करनी है, इसके अल्टरनेट, क्यों जरूरी है इस किताब के अलावा हमें किसी और रेफरेंस बुक की, क्योंकि इसमें इनफ क्वेश्चंस नहीं है। इसके बाहर से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस मिलेंगे कहां पर? दो बुक्स यहां पर मैं आपको कंसीडर करूंगा एनसीईआरटी के साथ साथ। एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया ना, उन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। कहां से करोगे भाई? आपके पास दो बुक्स आ जाती है, एक आरएस अग्रवाल है, एक आरडी शर्मा है। अगर आप स्पेसिफिकली क्लास 11th में जेई नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, जेई की तैयारी नहीं कर रहे हो, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है तुम्हें, तो मैं कहता हूं आरएस अग्रवाल आप फॉलो करके चलो। सिर्फ बोर्ड एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसके अंदर एनसीईआरटी से क्वेश्चन होंगे और आरएस अग्रवाल से क्वेश्चन होंगे। तो ये दो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, तो आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जेई वगैरह के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आरडी शर्मा लेकर चल सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके बहुत सारे यहाँ पर मिल जाते हैं, थोड़े से एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, हायर लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर क्लास 11th में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आरएस अग्रवाल इनफ है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हो तो आरडी शर्मा को लेकर जा सकते हो। मेरी जो पर्सनल था, मैंने जेई वगैरह का एग्जाम नहीं दिया, मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया, मुझे सिर्फ क्लास 11th में अच्छे मार्क्स लेकर आने थे। तो मैंने क्लास 11th में
इस एनसीईआरटी बुक को कवर किया था और जो हमारे पास ये आरएस अग्रवाल है इसको कवर किया था। ये मेरा कॉम्बिनेशन मैंने बनाया था। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, अगर आपको क्लास 11th में अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने वाले हो बाद में तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो, आरएस अग्रवाल को स्किप करके आरडी शर्मा पर जंप कर सकते हो। एनसीईआरटी तो आपको पहले पूरी की पूरी कवर करनी है। और एक बात और यहां पर बता देता हूं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जो भी हमारी ये बुक है ना, ऐसा मत करना कि इसको पहले कंप्लीट करोगे फिर इन बुक्स को शुरुआत करोगे। पैरेलल आपने लेकर चलना है। जैसे मान लो इसमें चैप्टर नंबर 1 सेट आपने कंप्लीट कर लिया, अब आरएस अग्रवाल का भी चैप्टर नंबर 1 सेट कंप्लीट करो, पैरेलल लेकर चलना है। ये बात ध्यान में रखो, एक कंप्लीट करने के बाद दूसरी की शुरुआत करोगे तो फिर हो ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो, पैरेलल लेकर इसको चलना है। जो हमारी मैथमेटिक्स है उसके बाद आ जाती है फिजिक्स की बारी। फिजिक्स में हमारी बुक नंबर 1 बुक नंबर 2 दो बुक आती हैं। अब फिजिक्स जब भी आती है ना, इसमें दिक्कत ये है कि डेरिवेशन मिसिंग है, न्यूमेरिकल्स बहुत कम है। डेरिवेशन कहां पर मिलेंगे हमें भाई? फिजिक्स में एक बहुत तगड़ा नाम है, वो है एच.सी. वर्मा सर। स्पेलिंग उनकी गलत हो गई है, सॉरी सर, एच.सी. वर्मा। तो एच.सी. वर्मा की बुक आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लास 11th के लिए। बुक का कवर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अलग भी हो सकता है। लेटेस्ट एडिशन वाली आपको सारी की सारी बुक लेनी है, कोई भी पुराने एडिशन वाली मत लेना। लेटेस्ट एडिशन वाली जो भी बुक होगी, आपने चाहे मैंने पीछे वाले पेज पर बताई है ये आरएस अग्रवाल या फिर आरडी शर्मा, इनका बुक कवर अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये चेंज होता रहता है। आपको लेटेस्ट एडिशन देखना है, 2026-27 वाला लेना है। तो इसी तरह से हमारे पास है फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट सबसे टॉप बुक जो है ना, ये आ जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा। ये किताब मैंने भी क्लास 11th में फॉलो की थी। इसमें जो जो चीजें नहीं दी गई हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में, मुझे लगता है बहुत उलझन है इस किताब में। सारे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत उलझन है, डेरिवेशन मिसिंग है, लेकिन इसके अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एच.सी. वर्मा। लेकिन एक और ऑप्शन आ जाता है भाई, एच.सी. वर्मा के अलावा एक और ऑप्शन यहां पर आ जाता है। दो बुक आती है यहां पर, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, एस.एल. अरोड़ा। ये किताब भी बहुत अच्छी है। जो भी हमारे पास एस.एल. अरोड़ा की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, इसके अंदर बहुत आसान वे में चीजों को एक्सप्लेन किया गया। आसान वे में यानी कि बहुत स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है उसको बहुत डिटेल में समझा रखा है और पढ़ने में भी मजा आएगा। इस वाली किताब को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो जो चीजें यहाँ पर मुश्किल लग रही थी, इसको पढ़ने में चीजें आसान लगने लगेंगी, मजा भी आएगा। एस.एल. अरोड़ा की बुक में स्ट्रक्चर्ड वे में सारी की सारी चीजें दी गई है, अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में दी गई है। स्ट्रक्चर्ड इसमें भी है लेकिन और ज्यादा इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, आसान लगेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। बारी आएगी यहाँ पर केमिस्ट्री की। मुझे जो डिफिकल्ट लगता है ना वो केमिस्ट्री ही है। ठीक है, मैंने पढ़ी है क्लास 11th में 12th में, लेकिन मुझे डर लगता है केमिस्ट्री से। अब तो नहीं लगता, अब तो बहुत आसान है केमिस्ट्री। अब मतलब क्लास जब हम पास कर लेते हैं ना तब सारी चीजें आसान लगती है, स्कूल में होते हैं तब इनसे डर लगता है। तो दो बुक यहाँ पर एनसीईआरटी की आ जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक ही ऑप्शन दूंगा, दो ऑप्शन नहीं, यहाँ पर आपको मैं एक ही ऑप्शन दूंगा और ये ऑप्शन आ जाता है हमारा मॉडर्न एबीसी। जो भी हमारी ये बुक आती है मॉडर्न एबीसी, इसमें आप पढ़ोगे, जो एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, इसमें बहुत सारी चीजें उलझी उलझी लगेंगी, लेकिन इसमें बहुत स्पष्टीकरण दिया गया है। हर चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि इस किताब को पढ़ने में ही मजा आएगा। पढ़ने में मजा आएगा, आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे। मैं केमिस्ट्री से सही बताता हूँ, मैं केमिस्ट्री में क्लास 11th में डरता था, लेकिन मैंने जब ये किताब खरीदी ना मॉडर्न एबीसी, इसमें इतनी डिटेल में, इतने अच्छे वे में चीजों को एक्सप्लेन किया गया है कि आपको बहुत अच्छे से चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। बहुत सारी ऐसी डिफिकल्ट चीजें जो एनसीईआरटी से समझ में नहीं आती हैं, वो इससे आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब कुछ समय देना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छे वे में ये किताब आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। इसके भी दो यहाँ पर पार्ट आ जाते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसे एनसीईआरटी की पार्ट 1 पार्ट 2 है, इसी तरह से इसके भी दो पार्ट आ जाते हैं। लेटेस्ट एडिशन खरीदना, बुक का कवर में भी अलग हो सकता है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। चलो, हमारे पास जो भी केमिस्ट्री है ना, मुझे तो सबसे ज्यादा डर इसी से लगता है, केमिस्ट्री से। लेकिन ये बुक जब से मिली मुझे बहुत अच्छी लगने लगी ये वाली बुक भी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने इस बुक के अंदर समझ लिए, वापस से मैं रिविजिट करने आता है एनसीईआरटी पर, तो मेरे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते थे। अब आएगी बायो की बारी। मेरी क्लास 11th में बायो नहीं थी भाई, सीधी बता दूं, मैं पीसीएम वाला स्टूडेंट था, बोर्ड एग्जाम मेरा टारगेट था। जो भी एनसीईआरटी बुक है बायोलॉजी की, इसके अंदर शायद 19 चैप्टर आते हैं, मैंने सारे पढ़ रखे हैं। बाद में नॉलेज गेन करने के लिए मैंने पढ़ी है सारी चीजें, मैंने बुक्स बहुत सारी पढ़ी है। कोई लेना देना नहीं था जिसका मेरी प्रोफेशनल लाइफ से, मेरी एकेडमिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी इस बायोलॉजी को पढ़ा। ये किताब सबसे प्यारी किताब है। एक ये मत सोचना कि एग्जाम नहीं देना था इसीलिए आपको प्यारी लगी। इसमें जो एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी वाली किताब है क्लास 11th के लिए, लगभग इसमें 19 चैप्टर्स हैं, और इस 19 चैप्टर्स को पढ़ने पर मुझे ये पता चला कि इस किताब में बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की हैं। आप इसको इनफ रख सकते हो। अगर आप बायोलॉजी के साथ साथ कोई अलग रेफरेंस बुक लेकर चलना चाहते हो, तो उसमें भी हमारे पास एक आ जाती है ट्रूमैन्स की एलिमेंट्री बायोलॉजी।
जो भी हमारी ये बुक है, इसका फिर से बता देता हूं, कवर अलग हो सकता है। नाम यहां पर लिखा गया है ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी फॉर क्लास 11th। इस बुक को आप प्रीफर कर सकते हो। बड़े अच्छे से जो डायग्राम इसके अंदर दिए गए हैं, उससे भी बेटर डायग्राम आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। एनसीईआरटी में भी बड़े अच्छे से दे रखे हैं, फिगर्स हैं, डायग्राम्स है, जो भी इसके अंदर भी बड़े अच्छे से डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। हर एक पॉइंट यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दोनों को कंबाइन कर लो। देखो, थोड़ा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। अच्छी एकेडमिक जर्नी चाहते हो तो आपको थोड़ा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। ये किताबें हो सकता है आपको लगेंगी कि बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है। मैं कहता हूं महंगी है, लेकिन आपकी जो एकेडमिक जर्नी है उसको कितना आसान बना देंगी, उस वैल्यू को आपने देखना है। बहुत डिफिकल्ट से आसान बनाने की तरफ आप इन बुक्स को, रेफरेंस बुक को कंसीडर करोगे तो आसान चीजें हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो जो भी मैंने आपको बताया है यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए, मैं अगर अपनी ओपिनियन, अगर मान लो मैं क्लास 11th में हूं और मुझे क्लास 11th को अच्छे से क्रैक करना है, तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा ये भी बता देता हूं। मेरी ओपिनियन क्या होगी अगर मैं क्लास 11th में, अभी 10th पास करके 11th में आया हूं और मुझे क्लास 11th को, मुझे जेईई या नीट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्लास 11th और 12th करने के बाद किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है, ठीक है, मतलब बोर्ड मेरा टारगेट है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैथमेटिक्स की मेरी ये बुक है एनसीईआरटी, मैं इसके साथ साथ आरएस अग्रवाल को भी करूंगा, क्योंकि बाहर से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर बारी आएगी फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मैं दोनों एनसीईआरटी बुक्स के साथ साथ जो एसएल अरोड़ा है, उस टाइम मैंने एचसी वर्मा की थी, लेकिन अब की बार मैं एसएल अरोड़ा करूंगा, क्योंकि मुझे ये बेटर लग रही है। ठीक है, आज पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं, सारी की सारी बुक्स बेस्ट हैं, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। आज के टाइम अगर मैं देखूंगा तो फिजिक्स के साथ साथ मैं एसएल अरोड़ा को लेकर जाऊंगा। आगे अगर मैं बात करूं, जो भी मेरे पास यहाँ पर केमिस्ट्री आती है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, सबसे बेस्ट है मॉडर्न एबीसी क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री की। और जो भी मेरे पास यहाँ पर बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी में मैं इस बुक को स्किप कर दूंगा। अगर मुझे बायोलॉजी में एग्जाम क्रैक करना है तो मैं एनसीईआरटी से ही क्रैक करूंगा, ये मेरी ओपिनियन है। लेकिन आप इस बुक को कंसीडर करोगे तो और आसान चीजें हो जाएंगी। किताबों की बात हो गई है, बात करेंगे चैनल की। चैनल कौन सा है हमारा? चैनल जो है ना, ये बेस्ट चैनल होने वाला है, क्लास 11th अन अकेडमी। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बेस्ट बुक्स जो भी आपकी हैं, बेस्ट कॉन्सेप्ट जो भी आपके बनाएंगी, हम उन कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाएंगे। यहां पर बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आने वाला है क्लास 11 से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और यकीन मानो, जो भी एनसीईआरटी के अलावा मैंने ये रेफरेंस बुक्स बताई हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं। जो मैंने डिफिकल्टी फेस की थी वो आपको नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इन रेफरेंस बुक्स को कंसीडर करोगे। सेल्फ स्टडी, यूट्यूब, यहां से भी बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो रेफरेंस बुक्स को जरूर कंसीडर आप करना। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।